हेलो बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड इन हिंदी में स्वागत है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेज, जिसमें हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज, जिसको हिंदी में कहते हैं आव्यूहों पर संक्रियाएं, जिसमें हमने तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। पहला था आव्यूहों का योग, दूसरा था आव्यूहों का व्यवकलन या घटाव, और तीसरा था कि किसी भी आव्यूह को यदि किसी एक स्केलर क्वांटिटी से गुना करते हैं तो सभी अवयवों में गुना हो जाता है। जितने भी उस मैट्रिक्स में अवयव होते हैं सभी में क्या होता है, गुना हो जाता है। और आज हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि इस अवयव का डिफिकल्ट पोर्शन होता है और बहुत बच्चों को क्या होता है, गुना करने में समस्या होता है। इस हेडिंग का नाम है अवयवों का गुणन एवं अवयवों गुणन के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखिए, बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आज का अवयवों का गुणन। देखिए, अवयवों का गुना की बात करें यदि तो अवयवों का गुना मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। मान लीजिए यदि ए तथा बी दो अवयव हैं तो इनका गुणनफल तभी परिभाषित होगा जबकि ए में स्तंभों की संख्या, ध्यान रहे कि पहले वाले मैट्रिक्स में आपको स्तंभों की संख्या को देखना है, कोमा बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दो अवयव का गुणन तभी परिभाषित होगा जब पहले वाले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। तभी हम कह सकते हैं कि दोनों अवयव का जो गुणन है वो परिभाषित होगा, अन्यथा परिभाषित नहीं होगा। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू ए आई जी, ऑर्डर कितना है m इंटू एन, तथा b बराबर इसके अवयव को स्मॉल बी आई जी से डिनोट करते हैं, इसका ऑर्डर कितना है n इंटू पी। तो मान लीजिए इसका हमको चेक करना है कि दोनों का गुणन परिभाषित होगा या नहीं। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बोले आपको हम कि पहले वाले मैट्रिक्स में आपको देखना है क्या, स्तंभों की संख्या, और हम बता चुके हैं कि ऑर्डर जो होता है वो होता है r इंटू सी, मीन्स नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम। तो हमको पहले वाले में क्या देखना है, स्तंभों की संख्या कितना है, n है। अब देखिए यदि हमको ए बी निकालना है तो पहले वाले में स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले में क्या देखना है हमको, पंक्तियों की संख्या। कितना दे रखा है n। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्या है, बराबर है। देख रहे हैं आप में, ये दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी क्या होगा, परिभाषित होगा। तो देखिए यहाँ पे हम इनका गुणनफल मान लेते हैं कि ए और बी का जो गुणनफल होगा उस अवयव को नया नाम दे देते हैं सी। तो इसके अवयव को स्मॉल सी आई जी से डिनोट करेंगे। तो देखिए अब बात है कि दोनों का जब गुणनफल परिभाषित हो गया तो एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा जिसको हमने सी माना। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर लिखने में परेशानी नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये दोनों कॉमन है, बचा कौन, ये और ये। तो ऑर्डर कैसा होता है, पहले रो होता है। तो देखिए इसमें रो कितना है m इंटू दूसरे वाले का क्या होगा, स्तंभों की संख्या यानी p के, ऑर्डर कितना हो जाएगा m इंटू पी। देखिए फिर से समझिए इस बात को कि ऑर्डर कितना है m इंटू एन, दूसरा का ऑर्डर कितना है n इंटू पी। तो देखिए ये दोनों कॉमन है, कॉमन वाला आप छांट दीजिए, बचा क्या m और p। तो पहले का m इंटू पी। वैसे हम यहाँ पे इसको लिख भी दिए हैं कि अवयव ए और बी का गुणनफल ए बी वाले प्राप्त अवयव की कोटि बराबर ए के पंक्तियों की संख्या गुना बी के स्तंभों की संख्या। ध्यान रहे कि यहाँ पे हम क्या माने हैं कि ए और बी को गुना कर रहे हैं, तो इसलिए पहले वाले मैट्रिक्स का पंक्तियों की संख्या गुना दूसरे वाले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या, यही आपको कोटि हो जाएगा नए वाले मैट्रिक्स के जो गुणन प्राप्त होगा अवयव सी का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर हम लिख चुके हैं m इंटू पी, जहां अब देखिए ए और बी का गुणनफल आई जे, यानी उसके मैट्रिक्स को हम क्या नाम दिए थे, नया मैट्रिक्स सी यानी सी आई जी। तो इसको समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए आई आर
इंटू बी आर जे, ए क्या है कैपिटल ए यानी आव्यूह ए के अवयव, बी क्या है आव्यूह बी के अवयव। तो यहाँ पे आर का मान 1 से स्टार्ट करके एन तक, मतलब जितना ऑर्डर रहेगा एन का मान वहां तक। यानी देखिए इन दोनों का गुणन होने के लिए आपको हम बता चुके हैं कि अवयव ए आई जे में आई दर्शाता है नंबर ऑफ रो और जे दर्शाता है नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे आर और यहाँ पे आर, तभी तो इन दोनों का गुणनफल परिभाषित होगा। तो इस तरह से इसको समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए, तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या यदि ए बी गुणन परिभाषित है तो बी ए परिभाषित होगा क्या? तो इसका आंसर है हो भी सकता है, नहीं भी। क्योंकि तब आपको क्या करना होगा, यदि मान लीजिए आपको ये दोनों मैट्रिक्स दिया हुआ, आपको निकालना है बी ए। क्या निकालना है? बी ए, यानी बी को ए से गुणनफल चेक करना है। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना होगा कि बी और ए का गुणनफल परिभाषित है या नहीं। तो देखिए बी का ऑर्डर कितना है आपको n इंटू पी, एन इंटू पी, और ए का ऑर्डर कितना है m इंटू एन। तो यदि हमको बी और ए का गुणनफल देखना है तो क्या करना होगा, पहले कौन सा मैट्रिक्स है बी, यानी पहले में हमको क्या देखना है स्तंभों की संख्या यानी पी, और दूसरे वाले में क्या देखना है हमको पंक्तियों की संख्या। दोनों बराबर है? नहीं है, यहाँ P है और यहाँ क्या है M है। इसका मतलब दोनों क्या है बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि आव्यूह बी ए यानी बी और ए का गुणनफल क्या होगा परिभाषित नहीं होगा। तो ठीक है, तो इस तरह से आप आव्यूह का गुणा कंसेप्ट को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि आव्यूह का गुणा कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स है जिसका नॉर्मल फॉर्म, मान लीजिए इसका ऑर्डर कितना है 2 गुना 3, और एक बी आव्यूह दिया हुआ है जिसका ऑर्डर कितना है 3 गुना 2। तो यहाँ पे सब क्या निकालना है हमको ए बी निकालना है। तो देखिए ए बी को परिभाषित होने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि हमको क्या निकालना, ए बी निकालना है। यानी ए में ए का ऑर्डर कितना दे रखा है 2 गुना 3, और आव्यूह बी में ऑर्डर कितना दे रखा है 3 गुना 2। तो हमको देखना क्या है, पहले वाले आव्यूह में क्या देखना है स्तंभों की संख्या कितना दे रखा है 3, और दूसरे वाले में क्या देखना है पंक्तियों की संख्या, ये भी कितना दे रखा है 3। इसका मतलब ये और ये क्या है बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ए बी क्या होगा परिभाषित होगा, आव्यूह ए और बी का गुणनफल क्या होगा परिभाषित, यानी ए बी क्या होगा परिभाषित होगा। तो आपको ध्यान रहे कि कहीं भी गुणा निकालना हो दोनों आव्यूह का तो आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि दोनों का गुणनफल परिभाषित है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे क्या है परिभाषित है। अब सवाल ये है कि ए बी को जो गुणा करेंगे तो इनका एक नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा। मान लेते हैं यहाँ पे माना कि ए और बी को जो गुणा करेंगे उसको गुणा करने पर प्राप्त आव्यूह का नाम दे देते हैं हम सी। तो सी आई जे, इसके अवयव को सी आई जे से डिनोट करेंगे। अब इसका ऑर्डर कितना होगा तो हम बता चुके हैं कि देखिए ये दोनों कॉमन बचा क्या है, यानी पहले वाला ये पहले वाले मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या गुना दूसरे वाले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या का जो गुना हो तो वही क्या होता है नए मैट्रिक्स का कोटि के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ भी हमको गुना करना है तो किस तरह से गुना कर सकते हैं, यहाँ पे हम रो बाय कॉलम मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या गुना करना है सी बराबर पहले क्या है ए है तो पहले ए आव्यूह लिखेंगे यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब मान लीजिए किससे गुना करना है इसको, आपको बी से गुना करना है। तो बी का यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए बी के अवयव B11 B12 B21 B22 B31 B32। इसका ऑर्डर कितना है 3 गुना 2, इसका ऑर्डर कितना 2 गुना 3। अब देखिए यहाँ पे हमको गुना करना है
रो बाय कॉलम से कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, रो बाय कॉलम से कर रहे हैं। रो बाय कॉलम यानी हम क्या कर रहे हैं कि देखिए अब इन दोनों को जो गुना करेंगे, हमको पहले से पता है कि इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 गुना 2। यानी यहाँ जो अवयव आएगा, इस अवयव को नाम क्या देते हैं, 1 1, यानी सी है तो C1 1। अब देखिए C1 1 का मतलब क्या हुआ कि पहला रो पहला कॉलम। इसका मतलब यदि हम रो बाय कॉलम मेथड से गुना कर रहे हैं तो यहाँ जो अवयव आएगा वो आएगा पहला रो, ठीक है। देखिए आप ध्यान से, पहला रो और पहला कॉलम, ये वाला, ठीक है, पहला कॉलम, ठीक है। यानी यहां जो आएगा आपको क्या आ जाएगा, R1 गुना C1। तो क्या करेंगे, R1 C1 का मतलब क्या हुआ कि पहले रो के सभी अवयवों को पहले कॉलम के सभी अवयवों से, संगत अवयवों से क्या करेंगे, गुना करेंगे। और यहाँ पे जो अवयव आएगा ये क्या है, पहला रो है और कौन सा स्तंभ है, दूसरा स्तंभ। और यहाँ पे जो अवयव आएगा ये कौन सा पंक्ति है, दूसरा पंक्ति, यानी R2 गुना C1। और यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा पंक्ति है और दूसरा कॉलम, इसका मतलब R2 गुना C2 होगा। C बराबर A इंटू बी। तो C क्या था, लिख लेते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे A आएगा, यानी A वाला अवयव देख लीजिए। यहाँ पे A क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, और यहाँ पे अवयव B। तो अवयव B क्या था, B11, B12, B21, B22, B31, B32। तो देखिए यहाँ पे अब जो यहाँ पे बता चुके हैं कि नए अवयव यानी C का ऑर्डर कितना होगा, C का ऑर्डर आपको हो जाएगा कितना, 2 बाय 2। और यहाँ जो अवयव आएगा रो बाय कॉलम कर रहे हैं, ठीक है, रो बाय कॉलम, यानी पहला रो को इस कॉलम से कर रहे हैं। यहाँ वाला अवयव क्या होगा, R1 इंटू C1, और दूसरा अवयव क्या होगा, R1 गुना ये वाला, ठीक है, R1 इंटू C2। देखिए यहाँ पे R1 गुना C1, इसका मतलब संगत अवयव करना है, A11 गुना B11, A11 गुना B11 प्लस A12 गुना B21, A12 गुना B21 प्लस A13 गुना B31, A13 गुना B31। यहाँ ये आपको हो गया पहला अवयव। अब देखिए ये हो गया आपको क्या, R1 गुना C1। अब यहाँ जो अवयव आएगा, यहाँ कौन सा अवयव आएगा, R1 गुना C2, यानी पहले रो के सभी अवयव को दूसरे कॉलम से गुना करना है संगत अवयव से। यानी A11 गुना B12, A11 गुना B12 प्लस A12 गुना ये वाला अवयव, A12 गुना B22 प्लस A13 गुना ये वाला अवयव, A13 गुना B32। अब देखिए यहाँ पे कौन सा अवयव है, ये कौन सा पंक्ति है, दूसरा पंक्ति, यानी दूसरा पंक्ति और कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम। इसका मतलब यहाँ हुआ कि यहाँ जो अवयव आएगा, अब दूसरे कॉलम को हमको बारी बारी से गुना करना है, एक बार पहले कॉलम से और एक बार दूसरे कॉलम के अवयव से। तो यहाँ पे जो अवयव आएगा कौन आएगा, यहाँ पे आएगा आपको R2 गुना C1। अब देखिए R2 गुना C1 क्या होगा, A21 ये वाला अवयव और ये वाला अवयव गुना करेंगे, A21 गुना B11 प्लस ये वाला अवयव
और ये वाला अवयव गुना में, यानी A22 गुना B21 प्लस, अब देखिए ये वाला अवयव को गुना करना है इससे, यानी A23 गुना B31। ये हो गया आपको कौन सा, ये हो गया आपको दूसरा रो का पहला अवयव। अब यहाँ जो अवयव आएगा वो कौन सा आएगा, R2 गुना C2, यानी दूसरे कॉलम को गुना करना है, सॉरी दूसरे पंक्ति को गुना करना है अवयव बी के दूसरे कॉलम से। तो देखिए यहाँ कौन सा अवयव आएगा, A21 गुना B12, A21 गुना B12 प्लस A22 गुना ये वाला अवयव, ठीक है, A22 गुना B22 प्लस A23 गुना B32, ठीक है, A23 गुना कौन सा अवयव, ये वाला अवयव। ये आपको इन दोनों अवयव को यानी ए और बी को गुना करने पर प्राप्त अवयव का गुणनफल ये हो गया आपका आंसर। ऑर्डर कितना होगा, 2 गुना 2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, अवयव ए और बी का गुणनफल। तो इस तरह से हम गुना कर सकते हैं। एक बार पुनः रिकैप कर लेते हैं, करना क्या है। देखिए यदि आपको किसी भी दो अवयव का गुना करना है तो सर्वप्रथम आपको ये देखना है कि जो पहला अवयव है उसमें स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर है या नहीं। यदि बराबर है तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, परिभाषित होगा। जैसे यहाँ पे इन दोनों को हम गुना कर रहे हैं अवयव ए और बी को, तो इसका ऑर्डर कितना था, 2 गुना 3, और इसका ऑर्डर कितना है, 3 गुना 2। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले वाले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले अवयव में पंक्तियों की संख्या है बराबर है, इसलिए यहाँ पे अवयव ए और बी का गुणनफल क्या है, परिभाषित है। और जो गुणनफल वाला प्राप्त अवयव होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या बच गया, 2, तो पहले आप 2 लिख दीजिए, और इसमें क्या बच गया, ये वाला जो कॉमन उसको छाड़ दीजिए, जो बच गया उसको ऑर्डर में लिख लीजिए। यानी पहले ये है तो इसका 2, फिर इसका 2, यानी ऑर्डर कितना होगा, 2 गुना 2, ठीक है। तो इस तरह से अब किस मेथड कर रहे हैं, गुना हम किए हैं रो बाय कॉलम, यानी यहाँ जो अवयव आया है वो आया है R1 गुना C1। ये वाला अवयव कौन सा है, R1 को C1 से गुना किए। ये अवयव कौन सा है, R1 गुना C2। और ये वाला अवयव कौन सा है, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम। और ये वाला कौन सा अवयव है, ये हो गया आपको दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम। तो इस तरह से आप किसी भी अवयव चाहे ऑर्डर कितना भी हो, यदि उन दोनों का गुणन परिभाषित है तो आप गुना कर सकते हैं। वैसे अगले लेक्चर में हम इस कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न को करेंगे, तो अभी बस इतना ही आप समझ लें, ठीक है। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला कंसेप्ट है कि मैट्रिक्स गुणन के गुणधर्म, मैट्रिक्स गुणन के गुणधर्म, ठीक है। ये आपको मैट्रिक्स गुणन के गुणधर्म, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए यदि ए बी व सी 3 मैट्रिक्स मीन्स अवयव, ठीक है, मैट्रिक्स इस प्रकार है कि इनके परस्पर गुणन परिभाषित हो, तो ये कब दिया गया है, जब गुणन क्या है, परिभाषित है, ठीक है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, पहला ये है कि ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स गुणन जो है वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता है। मतलब ये हुआ कि यदि कोई अवयव ए और बी का गुणनफल है तो बी और ए का गुणन बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अब देखिए हो भी सकता है नहीं भी, तो आपको याद रखना है कि दो अवयव का गुणन जो है वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता है। वैसे अगले लेक्चर में इस पे सवाल करेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए 3 अवयव है तो गुणन का यानी साहचर्य नियम, तो पहला क्या है, साहचर्य नियम क्या फॉलो करता है, यदि तीनों अवयव का गुणन क्या है, परिभाषित है। तो यदि आप पहले 2 अवयव को गुना कर ले, उसके बाद सी को गुना करें और
ए को आप बाद में करें, पहले आप बी और सी को गुना कर ले, फिर ए से करें, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब तीन अवयव हो और तीनों का गुणन परिभाषित हो तो वो साहचर्य नियम को क्या करता है, फॉलो करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला गुणधर्म है कि किसी आई क्या यहाँ पे इकाई मैट्रिक्स, किसी इकाई मैट्रिक्स को किसी अवयव से यदि गुना करेंगे तो क्या होगा, जिस अवयव से गुना कर रहे हैं वही अवयव आपको प्राप्त होगा। चाहे अवयव को पहले रखें और इकाई मैट्रिक्स को बाद में, दोनों को गुना करें तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो इस कंसेप्ट को आप पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में। ये क्या कहलाता है, यदि गुणन पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, यानी जिसमें गुना कर रहे हैं वही अवयव पुनः प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब इसको कहते हैं तत्समक अवयव। तो यहाँ पे तत्समक अवयव का काम कौन कर रहा है, इकाई मैट्रिक्स आई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई मैट्रिक्स गुणन के लिए तत्समक अवयव है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि इसको बोलते हैं क्या, योग पर गुणन का बंटन नियम। यानी ये इसको क्या करते हैं, इस तरह से आपको कोई कहीं पे सॉल्व करना है तो आप यहाँ पे अलग अलग गुना करके, यानी इसी ऑर्डर में ए गुना बी ए बी प्लस ए गुना सी ए सी, इस तरह से आप नियम लागू कर सकते। इसको कहते हैं योग पर गुणन का बंटन नियम। यानी योग तो हो रहा था बट गुना कारण क्या हो गया, वितरण हो गया, ठीक है। इसको बंटन का नियम लिखा गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैट्रिक्स के योग पर निरसन का नियम लागू होता था, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स के गुणन में यदि दो अवयव, यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी, अवयव ए का बी से गुणनफल और अवयव ए का सी से गुणनफल बराबर है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आप निरसन का नियम लगा करके ए को कैंसिल कर दें और बी बराबर सी। तो ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स के गुणन पर जरूरी नहीं है कि ये दोनों का गुणनफल एक अवयव का किसी दो अलग अलग अवयव से गुणन बराबर है तो दोनों अवयव जो होगा बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे निरसन का नियम लागू नहीं होता है और ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये पूछता है, जैसे मान लीजिए कि अवयव, इससे पहले थोड़ा एक और कंसेप्ट हम समझाना चाहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि दो रियल नंबर है, यदि दोनों का गुणनफल 0 है तो इसका मतलब ये हम लोग पढ़े हैं कि ए और बी में किसी एक संख्या को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा, ये तो होना ही है, या दोनों 0 हो जाए, ये भी पॉसिबल है। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अवयव के गुणन में यदि दो अवयव का गुणनफल 0 हो, यानी शून्य अवयव हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों अवयव, या तो अवयव ए शून्य मैट्रिक्स होगा या अवयव बी क्या होगा, शून्य मैट्रिक्स होगा। बट ये रियल नंबर में होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स के गुणन में यदि दो मैट्रिक्स का गुणनफल शून्य मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों अवयव या तो ए 0 हो या बी 0 हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुनः दो अशून्य मैट्रिक्स, अशून्य मतलब शून्य मैट्रिक्स नहीं हो। शून्य मैट्रिक्स किसको कहते हैं, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि शून्य मैट्रिक्स उसे कहते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या हो, 0 हो। तो अब आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि दो मैट्रिक्स दोनों अशून्य मैट्रिक्स है बट उसका गुणनफल क्या आ रहा है, शून्य मैट्रिक्स। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि पुनः दो अशून्य मैट्रिक्स का गुणन शून्य मैट्रिक्स हो सकता है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो देखिए इस कंसेप्ट को थोड़ा एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक अवयव लेते हैं ए 2/2 का है और दूसरा अवयव भी क्या है, 2/2 का है। तो देखिए ए बी निकालना, तो सबसे पहले इन दोनों का गुणन परिभाषित होगा, तो होगा क्योंकि दोनों क्या है, सेम ऑर्डर का है। इसका मतलब वैसे नहीं तो आपको चेक करना है, तो यहाँ देख लीजिए पहले वाले में ए बी निकाल रहे हैं, यानी पहले वाले में हमको क्या देखना है, स्तंभों की संख्या कितना है, 2, और दूसरे वाले में हमको क्या देखना है, पंक्तियों की संख्या, यहाँ भी कितना है, 2। इसका मतलब यहाँ पे पहले वाले में स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या क्या है, बराबर है। इसका मतलब ए और बी का क्या होगा, गुणनफल परिभाषित होगा। तो यहाँ पे हम गुना कर रहे हैं, तो आपको हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे दोनों अवयव क्या है, अशून्य अवयव है, लेकिन फिर भी इसका इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, शून्य मैट्रिक्स होगा। तो देखिए यहाँ पे हम रो बाय कॉलम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है।
रो बाय कॉलम मेथड से गुना कर रहे हैं, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा 2/2। जो दोनों में कॉमन है उसको आप छांट दीजिए, और जो बच गया यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 2, यानी नए वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा 2 गुना 2। तो देखिए यहाँ पे रो बाय कॉलम से हम गुना कर रहे हैं, यानी यहाँ जो अवयव आएगा वो कौन सा आएगा, इस अवयव क्या बोलते हैं, पहला 1 1 स्थान वाला A11। इसका मतलब पहला रो और पहला कॉलम को गुना करने पर, इसका मतलब 0 गुना 1 प्लस 3 गुना 0। अब यहाँ कौन सा अवयव आएगा, यहाँ पे पहला रो, ये कौन सा रो है, पहला रो, कौन सा कॉलम है, दूसरा कॉलम, इसका मतलब पहले रो को दूसरा कॉलम से गुना करना है। 0 गुना 4 प्लस 3 गुना 0, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये आपको कौन सा पंक्ति है, दूसरा पंक्ति, यानी दूसरा पंक्ति पहला कॉलम, यानी 0 गुना 1 प्लस 2 गुना 0। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी 0 गुना 4 प्लस 2 गुना 0। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऑर्डर कितना है 2/2। अब देखिए 0 गुना 1 0 प्लस 3 गुना 0 कितना होगा 0, 0 प्लस 0 0। अब देखिए 0 गुना 4 0 प्लस 3 गुना 0 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 0 गुना 1 0 प्लस 2 गुना 0 0, और 0 में 0 को ऐड करेंगे कितना होगा 0। अब देखिए 0 गुना 4 0 प्लस 2 गुना 0 0, 0 प्लस 0 कितना होगा 0। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों अवयव क्या था, अशून्य अवयव, इसका मतलब शून्य मैट्रिक्स नहीं था, लेकिन दोनों का गुणनफल क्या शून्य मैट्रिक्स आ गया। तो यही प्रॉपर्टी नंबर 6 था कि यदि अवयव ए और बी के लिए दोनों का गुणनफल 0 है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा। ठीक है, तो इसी पॉइंट को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ चुके हैं कि दोनों अवयव यहाँ पे अशून्य अवयव था, लेकिन दोनों का गुणनफल क्या आया शून्य अवयव। बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या था, अब देखिए यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है कि ट्रेस ऑफ ए बी, यानी मैट्रिक्स ए और बी को जो गुना करेंगे तो उन गुणनफल के बाद प्राप्त अवयव का जो ट्रेस होगा वो बराबर होगा अवयव बी और ए को गुना करने के बाद। ठीक है, तो ट्रेस आपको बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। यदि आपको ट्रेस समझ में नहीं आ रहा तो प्लेलिस्ट में जाकर के ट्रेस के बारे में पढ़ा चुके हैं हम, आप उस लेक्चर को देखें, सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। और वैसे मैं यहाँ पर रिकॉल करवा रहा हूँ, ट्रेस का मतलब होता है किसी भी अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों का योग जो होता है वही होता है उस अवयव का ट्रेस कहलाता है। तो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स का गुणधर्म समझ में आया होगा। ठीक है, मैट्रिक्स गुणन के गुणधर्म, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, काफी यूज होता है सवाल में। वैसे अगले लेक्चर में जब हम सवाल करेंगे इस पर आधारित तो अच्छी से समझ में आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं, थोड़ा नोट का पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको नोट में पॉइंट ये सब लिख लेना है। देखिए पहला पॉइंट है कि दो विकर्ण मैट्रिक्स का गुणनफल भी क्या होता है, विकर्ण मैट्रिक्स होता है। विकर्ण मैट्रिक्स किसको कहते हैं, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ऐसा अवयव, ऐसा कौन सा अवयव, वर्ग अवयव। ठीक है, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो 0 हो। और हम बता चुके हैं कि विकर्ण अवयव में विकर्ण के कोई भी अवयव क्या होता है शून्य नहीं होता है। यदि आप दो अवयव को विकर्ण अवयव को गुना करेंगे तो दोनों का गुणनफल भी क्या होगा विकर्ण अवयव होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव पर्पज से काफी यूज होता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये है कि दो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का गुणनफल भी क्या होता है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स यानी त्रिभुजाकार अवयव होता है। तो त्रिभुजाकार अवयव भी पढ़ा चुके हैं कि दो प्रकार के होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और दूसरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो याद रखिएगा कि दो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का जो गुणनफल है वो भी कैसा होता है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होता है।
अब तीसरा पॉइंट आपको है कि दो अदिश मैट्रिक्स का गुणनफल भी क्या होता है, अदिश मैट्रिक्स होता है। अदिश मैट्रिक्स भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि अदिश मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो, उसको कहते हैं अदिश आव्यूह या अदिश मैट्रिक्स। तो दोनों यानी दो अदिश मैट्रिक्स है तो उसका गुणनफल भी कैसा होगा, अदिश मैट्रिक्स होगा, इसको भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, देखिए यदि ए तथा बी समान कोटि के दो मैट्रिक्स हो तो जैसे मान लीजिए आप कहीं सॉल्व करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, चौथा क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और पांचवा क्या है ए ऑफ ऋण आव्यूह, इसका पढ़ते हैं निगेटिव, यानी ऋण आव्यूह किसका, बी का, उन दोनों का गुणन जो होगा वो ऋण आव्यूह ए गुना बी के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप माइनस बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के दो मैट्रिक्स हों तो आपको यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों आव्यूह के होल स्क्वायर का मान निकालना हो तो आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट आपको यहाँ पे आव्यूह हम बता चुके हैं कि दो आव्यूह का गुणनफल जो होता है वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता है, तो यहाँ पे दोनों को अलग अलग लिखना होगा। देखिए यहाँ पे यदि हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी गुना ए प्लस बी। अब देखिए इस ए को हम पहले इन दोनों टर्म से गुना कर लेते, ए गुना ए यानी ए स्क्वायर प्लस ए गुना बी यानी ए बी प्लस, अब देखिए इस बी को हम गुना करेंगे इन दोनों टर्म से, बी गुना ए बी ए प्लस बी गुना बी बी स्क्वायर। तो इस तरह से, और इन दोनों को ऐड, आपको पता है कि गुणन जो होता है दो आव्यूह का वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता है और ना ही दोनों बराबर होता है, मतलब बराबर कहीं हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन आपको अब ये ध्यान रखना है दोनों क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब इसको आपको अलग अलग रहने देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को आप योग नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको इस फॉर्मूला का यूज करना। इसी तरह से आप दूसरा पॉइंट को भी समझ सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए। अब तीसरा पॉइंट है, आपको पता होगा कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए। तो यहाँ पे दोनों को कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है, ठीक है। और पढ़ा चुके हैं कि दो मैट्रिक्स का गुना जो है वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे दोनों को कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और चौथा पॉइंट क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, दोनों क्या है अलग अलग चीजें हैं। और ये तो हम समझ चुके हैं कि दो आव्यूह का गुना है ए गुना दूसरे आव्यूह का ऋण आव्यूह। ऋण आव्यूह हम बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि ऋण आव्यूह का मतलब ये हुआ कि किसी भी आव्यूह में सभी अवयवों को यदि हम माइनस से गुना कर देते हैं तो वो उसका ऋण आव्यूह कहलाता है। तो यहाँ पे ए गुना ऋण आव्यूह बी निकालना हो तो आप ये माइनस साइन को ए के साथ लगा करके बी से गुना कर सकते हैं, अन्यथा आप माइनस बाहर निकाल लें और दोनों को गुना करके बाद में माइनस लगा दें, माइनस से गुना कर दें तो तीनों मान क्या होगा, बराबर होगा। तो आज हम क्या पढ़े हैं, मैट्रिक्स का गुना यानी आव्यूहों का गुणनफल एवं उसके गुणधर्म। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ थ्योरी पोर्शन इसमें बचा हुआ है और उसके बाद इस कंसेप्ट पर यानी ऑपरेशंस और मैट्रिसेस पर आधारित प्रश्न जो कि एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाना न भूलें ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।